कैपिटल स्ट्रक्चर, एक कंपनी में डेट एलिमेंट भी होते हैं कुछ और इक्विटी एलिमेंट भी होते हैं। डेट एलिमेंट का मतलब है आपको रीपे करना होगा अगर आपने फॉर बोरोड फंड ले लिया, और इक्विटी में आपको रीपेमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है। अगर आप किसी कंपनी के 100% ओनर हैं, इसका मतलब 100% इक्विटी आपकी है। जहां आपने इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन किया, शेयर आप किसी ने आपने अगर कंपनी के बांटे, तो आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो गई। तो जब हम कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें अपनी कंपनी में डेट एलिमेंट कितना रखना है और कितना इक्विटी एलिमेंट रखना है। कुछ कंपनियां 100% इक्विटी ओरिएंटेड है, मतलब उनमें डेट नहीं है ना, और कुछ कंपनियां पार्शियल डेट और पार्शियल इक्विटी होती है। क्या कोई कंपनी 100% डेट हो सकती है? 100% डेट से बिजनेस कैसे हो सकता है? 100% डेट से बिजनेस तो नहीं हो सकता ना, है ना। तो 100% डेट का मतलब है स्टार्टिंग में जब बिजनेस सेटअप करोगे तो कुछ तो अपनी जेब से लगाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास कैपिटल नहीं है, आपने फाइनेंस कराया, लेकिन 100% डेट से आपको कोई बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है देखो जरा। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, और कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड ऑफ फाइनेंसिंग ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। हम क्या कर रहे हैं? हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपने बिजनेस में कितना डेट रखें और कितना इक्विटी रखें। यही डिसीजन जो हम ले रहे हैं, यह है कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। ओके, एक रेशो भी होता है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में एक रेशो है डेट इक्विटी रेशो, जो कहता है न्यूमरेटर में डेट्स और डिनोमिनेटर में डेट प्लस इक्विटी, और ये रेशो कहता है 2:1, 2:1, यानी डेट इक्विटी रेशो कितना होना चाहिए? 2:1। मतलब जितनी आपकी इक्विटी है उससे ज़्यादा डेट आप डबल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आप डेंजरस सिचुएशन में, मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए अपनी जेब से लगाता हूं तो 2 लाख तक मैं लोन ले सकता हूं, मेरी रिपेइंग कैपेसिटी अलाउ करती है। लेकिन उससे ज़्यादा हम लेते हैं तो हम डेंजर जोन में जा रहे हैं। तो 2:1 इज द आइडियल रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी रेशियो। इसी पे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। इस चैप्टर में थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है, इसी में हम न्यूमेरिकल करेंगे, और उस न्यूमेरिकल का क्या नाम है? EBIT EPS एनालिसिस। EBIT EPS एनालिसिस। इसमें हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और ये प्रूव करते हैं कि कब हमारे पास फेवरेबल है और कब हमारे पास अनफेवरेबल है। तो व्हाट इज फेवरेबल, अनफेवरेबल, एक टॉपिक आएगा, फेवरेबल लीवरेज एंड अनफेवरेबल लीवरेज। हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में इतना डेट एलिमेंट रखते हैं जिससे इक्विटी शेयर होल्डर वालों को ज़्यादा रिटर्न मिले, जिससे EPS ज़्यादा है। EPS क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। अगर इस स्ट्रक्चरिंग में हमारा डेट है, इतना डेट है कैपिटल में कि EPS ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब फेवरेबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, फेवरेबल लीवरेज। अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इक्विटी दोनों एलिमेंट है, लेकिन डेट इतना है कि हमें EPS कम मिल रहा है, तो हमारा अनफेवरेबल है। व्हाट इज EPS? अर्निंग पर शेयर। शेयर होल्डर के लिए हम निकालते हैं कि उन्होंने एक शेयर पे कितना कमाया। अगर मैंने किसी कंपनी में 100 रुपये लगाए और उस कंपनी ने मुझे 1000 रुपये दिए, तो मैंने एक शेयर में कितना कमाया? 10। ये हुआ डिविडेंड पर शेयर, जो आपने मुझे बताया, ये हुआ डिविडेंड पर शेयर। मैंने बोला इतने रुपए मैंने कमाए और इतने शेयर मेरे थे, तो आपने क्या किया? कितने कमाए डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो ये होता है DPS, डिविडेंड पर शेयर। और इसी को अगर आप कंपनी की अर्निंग डिवाइड बाय कर दो नंबर ऑफ शेयर, इससे आता है अर्निंग पर शेयर। यानी कंपनी की अर्निंग मेरे पर शेयर के अकॉर्डिंग कितनी है, क्योंकि जरूरत हो ना कंपनी जितना कमाए सारा बांट दे। पीछे हमने पढ़ा डिविडेंड डिसीजन, उसमें कोई कंपनी ऐसी विरले थोड़ी कि सारा डिविडेंड बांट दे, वो सारा प्रॉफिट बांट दे, फिर आगे फ्यूचर के लिए क्या करेंगे। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर हमने पिछले डिसीजन में यही पढ़ा था कि हमें कितना डिविडेंड बांटना है और कितना अपने फर्म में कैप्ट रखना है। कोई कंपनियां डिविडेंड देती ही नहीं है, कोई कंपनियां डिविडेंड ज़्यादा देती हैं, कोई कंपनियां रेगुलर डिविडेंड देती हैं, कोई कभी डिविडेंड देती है। ये कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में हम क्या देख रहे हैं? हमें कितना डेट रखना है और कितना इक्विटी रखना है। क्लियर? ये हमारा यहाँ पर डिसीजन है। तो व्हाट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल आपको समझ में आया? फेवरेबल पोजीशन वहां पे है जब हमारी कंपनी में डेट इतना पोर्शन में है कि हमने अल्टीमेटली अर्निंग हमारी शेयर होल्डर की ज़्यादा है, वो हमारा फेवरेबल लीवरेज है।
मतलब फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों में हमारे पास डेट है, डिबेंचर दोनों में है, दोनों में हमारे पास बोरिंग्स है। लेकिन जहां पे हमारी आरओआई, क्या पढ़ रहा हूं मैं, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इक्विटी बोल सकते हो, अब ज्यादा आ रही है तो फेवरेबल है, अदरवाइज वो डिबेंचर का होना फेवरेबल नहीं है। तो न्यूमेरिकल से हम करें तो मोस्टली फेवरेबल तब माना जाता है जब दो चीजें होती हैं, एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जो पे करते हो और एक होता है रेट ऑफ इक्विटी आप जो अर्न करते हो। तो आपका अर्निंग आपके पेमेंट से ज्यादा होना चाहिए तो फेवरेबल रहोगे आप। अगर आप अर्न कम कर रहे हो, पे ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब आपकी बोरिंग कैपेसिटी ठीक नहीं है, आप डिबेंचर से फटाफट बाहर आ जाओ। ठीक है, अब इसके भी क्वेश्चन में क्या आता है, फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी मुझे कितना डेट रखना है, कितना इक्विटी रखना है, इसको मुझे सोचने के लिए वी हैव टू डिस्कस फैक्टर्स। तो मैंने इस टॉपिक में कहा था आपको कि इस पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में स्ट्रक्चर ही डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर बोले तो फैक्टर्स, फाइनेंस के फैक्टर, डिविडेंड के फैक्टर, इन्वेस्टमेंट के फैक्टर, अभी इसके फैक्टर, फिर फिक्स कैपिटल के फैक्टर, फिर वर्किंग कैपिटल के फैक्टर। सब में यही देखना है कि मुझे कौन सा डिसीजन लेने के लिए क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो कितने फैक्टर्स हैं। पहला देखिए रिस्क कंसिडरेशन। पहला पॉइंट क्या है, रिस्क कंसिडरेशन। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो जरा, रिस्क कंसिडरेशन क्या कहता है, देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूं। रिस्क कंसिडरेशन, यूज ऑफ मोर डेट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू अ पोजीशन व्हेन अ कंपनी इज अनएबल टू मीट इट्स फाइनेंशियल चार्जेस। पहला पॉइंट है रिस्क कंसिडरेशन, हम पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इस फैक्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी है, आप डिवेंचर होल्डर का रिस्क बियर कर सकते हो। रिस्क सबसे बड़ा क्या होता है, दो रिस्क इनबिल्ट है, एक तो फिक्स पेमेंट देनी है और एक टाइम के बाद रीपेमेंट देनी है। अगर आप ये दोनों रिस्क बियर कर सकते हो तो आप डेट एलिमेंट रख लो, वरना ये रिस्की होते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट क्या आया, रिस्क। रिस्क किसमें है, डेट में। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो फिर आप क्या करो, डेट एलिमेंट रखो, अदरवाइज इक्विटी चलने दो। इक्विटी में रिस्क नहीं, जो भी होगा शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ डेट। अ फर्म्स स्टेबिलिटी टू बोरो एट अ लोअर रेट इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेट। द मोर डेट कैन बी यूज इफ डेट कैन बी रेज एट अ लोअर रेट। हर चीज की अपनी एक कॉस्ट होती है। मैंने कहा था पैसा लाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ डेट, पैसा लाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो मैं कॉस्ट डिवेंचर रखना पसंद करूंगा। अगर कॉस्ट ऑफ डेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो मैं डिवेंचर एलिमेंट नहीं रखूंगा। अब ये कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है, हर एलिमेंट की अपनी कॉस्ट है। अगर मैं कोचिंग लाइन में हूँ तो मैं ट्यूशन में नहीं पढ़ा पाऊंगा, अगर मैं स्कूल लाइन में हूँ तो मैं तो कोचिंग लाइन में नहीं आ पाऊंगा। गवर्नमेंट के ऐसे रूल है ना। तो मतलब क्या है, हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विन और लॉस है, दोनों आप नहीं कर सकते। लेकिन सर कुछ लोग तो करते हैं, एक्सेप्शनल केस। ठीक है ना, गवर्नमेंट कहती है कि इफ यू आर अ टीचर यू कैन नॉट प्रोवाइड कोचिंग क्लासेस, अपनी अपॉर्चुनिटी क्लास। ठीक है, अगर एक सीए जॉब करता है प्रैक्टिस नहीं कर सकता, प्रैक्टिसिंग सीए को जॉब अलाउ नहीं है एज पर लॉ। दोनों करते हैं, बात अलग। ठीक है ना, दोनों तरफ आप विन टू विन नहीं कर सकते। तो कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब अगर डिवेंचर की कॉस्ट यानी उसका जो हम पेमेंट करेंगे रेगुलरली वो कम पड़ रहा है मुझे एज कम्पेयर टू इक्विटी, तो मैं डेट रख लूँगा, अदरवाइज मैं इक्विटी रखना पसंद करूँगा। ठीक है, टैक्स रेट। टैक्स रेट एक स्टेटमेंट होती है जो ईबीआईटी ईपीएस है, वो कैसे बनती है। सबसे पहले हम जितना ज़्यादा इंटरेस्ट, जितने ज़्यादा खर्चे होंगे उतना टैक्स बढ़ेगा, कम बनेगा। क्यों, जितना ज़्यादा खर्चा होगा उतना प्रॉफिट कम आएगा। प्रॉफिट पे टैक्स लगता है ना। अच्छा। जितना ज़्यादा खर्चा होगा आपका प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। अगर आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में डिवेंचर है, इसका मतलब आप इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा, तो यू हैव टू पे लेस टैक्स। तो इसे हम बोलते हैं डिवेंचर इज अ टैक्स सेविंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम, डिवेंचर इज अ टैक्स सेविंग एलिमेंट। अगर डिवेंचर नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, यू हैव टू पे मोर टैक्सेस।
अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हो कि ठीक है मैं गवर्नमेंट को ज़्यादा पे करूँगा, मैं डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं रखना चाहता, तो आप डिबेंचर या तो कम रखो या ना रखो. इफ़ यू वांट टू पे लेस देन यू हैव टू शो लेस प्रॉफिट, राइट. तो आप डिबेंचर एलिमेंट मत रखो. अगर आपको रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट को आप क्या चाहते हो, कोई नहीं जाने दो पैसे इतना जाता है, तो फिर ठीक है. तो कितने पॉइंट हो गए अभी तक? पहला रिस्क, दूसरा कॉस्ट, तीसरा टैक्स. नेक्स्ट आते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI. ROI क्या होता है? व्हाट इज ROI? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. हर पर्सन बिजनेस में पैसा लगाता है तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है. फिर इन्वेस्टमेंट तुरंत इकट्ठा आपको थोड़ी ना मिलती है. सपोज यू वांट टू ओपन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, देन यू हैव टू एम्प्लॉय सब कैपिटल, यू हैव टू परचेज सम एसेट्स, है ना, you have to pay some fixed charges, then significantly your business will get started. And if you assume that whole 2 lakh whatever you have invested initial amount should be covered in the first month only, ऐसा नहीं हो पाएगा. कोई भी अगर नॉर्मल जनरल स्टोर भी खोलता है तो उसको 5-6 लाख आज मिनिमम चाहिए एक जनरल स्टोर खोलने के लिए. तो क्या 5 to 6 लाख विद पीरियड रिकवर हो जाएंगे? नो, इट विल कम ए पीरियड ऑफ टाइम. तो ROI इज व्हाट? योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. हाँ, ROI ज्यादा रख सकते हैं आप ऐसा बिजनेस खोलो इसमें ROI ज्यादा हो. जैसे एक बार मैं हंस रहा था कि ये पानी का बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है. कैसे? कहीं भी प्लांट लगा है, प्लांट अगर नहीं लगा सकते, वैसे तो प्लांट लगा के पानी बेचो, प्लांट नहीं लगा सकते, कैपिटल नहीं लगानी, तो सिंपल कुछ मत लगाओ कैपिटल, बॉटल में पानी भरो 10 रुपये और डिलीवरी करो 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़. और या फिर बड़ी बड़ी कंपनी पकड़ लो तो वहाँ पे एक बॉटल 60-70 रुपीज़ जा रही है, आप सप्लायर करो. तो मार्जिन देख रहे हो आप कितना? 10 to 20 नहीं, 10 to 30 मिनिमम, 300% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. कितना जबरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. और जो पानी बेच रहा है उसे भी अलग है. तो ऐसे बिजनेस हो सकते हैं, इसमें रिटर्न मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है. तो इफ ROI ऑफ कंपनी इज हायर, इट कैन चूज टू use trading on equity to increase its EPS, that is ability to use debt is greater. What is एक वर्ड आया यहाँ पे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. हालांकि इसका डिस्कशन आगे डिटेल से है, बट मैं ये बताऊँ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है. हम अपनी इक्विटी में या कैपिटल स्ट्रक्चर में जो हम प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस मतलब एलिमेंट घटाते बढ़ाते हैं टू इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेड कर रहे हैं अपनी इक्विटी से, प्लस माइनस कर रहे हैं अपनी इक्विटी में, ऐसा एलिमेंट घटा बढ़ा रहे हैं ताकि हमें किसको अल्टीमेटली ज़्यादा प्रॉफिट हो, अर्निंग किसकी ज़्यादा अच्छी हो, शेयर होल्डर्स की. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है जब हम अपने एलिमेंट में ऐसा स्ट्रक्चर रख रहे हैं, इतना रख रहे हैं कि हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज हो, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. अल्टीमेटली कंपनी किसके लिए काम कर रही है? शेयर होल्डर के लिए. कल के दिन शेयर होल्डर ही नहीं होंगे, पैसा ही लगाने वाला नहीं होगा, तो कंपनी कहाँ की रहेगी? डायरेक्टर की सैलरी कहाँ से आएगी? तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट एलिमेंट ऐसे रखना है, इतना रखना है कि आपके इक्विटी वालों की अर्निंग बढ़े, यानी EPS वही जो मैंने बताया वो बढ़े. ऐसे चलानी कंपनी. ठीक है. वी हैव आगे लिखा हुआ है. अब ROI क्या हो सकता है? अगर ROI आपकी ज़्यादा है तो आप तो आप डेट एलिमेंट रख सकते हो क्योंकि आप रीपे कर पाओगे. अगर ऑलरेडी आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें रिटर्न कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कम है, तो फिर आप नया डेट एलिमेंट रख के क्या करोगे, उससे आपकी अर्निंग और कम हो जाएगी. तो कोशिश ये करो कि अगर आपका रिटर्न ऑन अर्निंग ज़्यादा है, इंटरेस्ट रिटर्न इन्वेस्टमेंट, तो आप डेट एलिमेंट रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, समझ में आ गई बात. नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ कंपनी. ध्यान से पढ़ेंगे, ये हर जगह आया है, अगर आपने गौर किया, ये कैश फ्लो पोजीशन हर जगह. अ कंपनी हैज कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, फॉर मीटिंग डेट सर्विस कमिटमेंट, जैसे कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. अ स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन मे मेक डेट फाइनेंस मोर वायबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी. मैंने सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया जितना मेरे पास था, अब मैंने बिजनेस शुरू कर दिया. तो अगर मेरी फिक्स कमिटमेंट ज़्यादा है, जो मैंने बिजनेस शुरू किया है मेरी फिक्स कमिटमेंट ज़्यादा है. व्हाट इज फिक्स कमिटमेंट? जैसे आज के दिन हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो रेंट इज़ अ फिक्स कमिटमेंट. ठीक है ना. ऐसे कई सारे खर्चे हो जाते हैं, फिक्स होते हैं, वो आपके रेवेन्यू से मतलब उसका नहीं है. रेवेन्यू जीरो होगा तो भी वो इनकर होंगी. फिक्स कॉस्ट होता है, इकोनॉमिक्स में भी होता है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट विल इनकर्ड वेदर योर बिजनेस कम्स और डाउन.
वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली लाइंक विद द सेल्स और आउटपुट। तो अगर मेरी ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो मुझे डेट एलिमेंट नहीं रखना चाहिए। और तो अगर कैश फ्लो, मेरा ऑलरेडी कैश फ्लो बहुत कम है, कैश मेरे पास कम है, फिक्स ऑब्लिगेशन ज़्यादा है, तो मैं कैसे पे करूँगा? तो फिर आप डेट एलिमेंट मत रखो। लेकिन आपका बिजनेस ऐसा है कि आपके पास कैश आता है तो फिर आप रीपेमेंट कर सकते हो किसकी? इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, तो आप डेट एलिमेंट रखो। जैसे एक कॉस्ट ऑफ डेट आया था, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। कॉस्ट ऑफ डेट महंगा पड़ रहा है तो इक्विटी से पैसा लेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी महंगी पड़ रही है तो डेट से पैसा लेंगे। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? इक्विटी वालों को हम क्या पे करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं। अगर वो ऐसे शेयर होल्डर फंस गए हैं जो डिविडेंड के लालच में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी में, उनकी प्रेफरेंस कैसी है? दे वांट रेगुलर डिविडेंड, और हमारे पास तो पैसा चाहिए उनको देने के लिए, और पैसा है नहीं, अभी हमने पढ़ा कैश फ्लो में, तो हम इक्विटी कहाँ से रखेंगे? समझ में आ गया? देखो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल फॉर अज्यूमिंग रिस्क। व्हेन अ कंपनी इंक्रीजेस डेट, द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर ऑल्सो इंक्रीजेस। Consequently, the desired rate of return may increase. Therefore, a company cannot use debt beyond a point. If debt is used beyond that point, cost of equity may go up sharply and share price may decrease in spite of increased EPS. मैंने कहा था हर चीज एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने डिविडेंड दिया, शेयर मार्केट में उसका फर्क पड़ेगा। आपने डिविडेंड ज्यादा दिया, शेयर मार्केट में फर्क पड़ेगा। आपने डिविडेंड दिया ही नहीं, इट में पॉसिबल आपका शेयर प्राइस डाउन हो जाए। तो आपको ये देखना है कि आपके शेयर होल्डर की प्रेफरेंस कैसी है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या रिएक्शन आ रहा है, तभी मैं अपने डेट एलिमेंट इक्विटी को रखूँगा। ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट, व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट, द फंड रेजिंग exercise also cost something, for example cost of advertising, printing cost of prospectus, the cost is called flotation cost. जब मैं इक्विटी शेयर वालों से पैसा रेस करूंगा तो मुझे प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार करने का मतलब मुझे प्रॉस्पेक्टस छपवाने पड़ेंगे, मुझे ब्रोकर को फीस देनी पड़ेगी, अंडरराइटर कमीशन देना पड़ेगा। अगर ये ऑलरेडी मार्केट में ज़्यादा है तो मैं इक्विटी कम रखूंगा, डेट एलिमेंट को प्रेफर करूंगा। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब जो इक्विटी शेयर इशू करने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। कोई कंपनी घर घर जाके पैसे तो नहीं मांग सकती ना, लाइक LIC एजेंट, उनको तो किसी इंटरमीडिएट ब्रोकर का सहारा लेना पड़ेगा। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट, लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। पब्लिक इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर रिक्वायर कंसिडरेशन एक्सपेंडिचर। गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नॉट कॉस्ट सो मच। बैंक से लोन लेने में पैसे कम खर्च करने पड़ रहे हैं, इक्विटी से पैसे लेने में फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा खर्च हो रही है। इस पॉइंट को समझाया जा रहा है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन, ये पॉइंट पहले भी आया था। डेट एलिमेंट से कंट्रोल डाइल्यूट होता है, इक्विटी एलिमेंट से इक्विटी एलिमेंट से कंट्रोल डाइल्यूट होता है। इफ यू वांट टू डाइल्यूट योर कंट्रोल यू कैन इशू इक्विटी, अदरवाइज गो फॉर डिवेंचर। एक रेशियो है, यू कैन मेंशन इट इन योर एग्जाम, अगर आपको लगे तो आप इस पॉइंट को मत लिखना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT इज व्हाट? अर्निंग, न्यूमेरिकल है, मैं बताऊंगा, अभी न्यूमेरिकल करेंगे। व्हाट इज EBIT? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट, यू नो। अरे आज ही तो कर रहा है यार। EBIT देखिए क्या लिखा हुआ है। अर्निंग क्या? कंट्रोल कंसिडरेशन में हम कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते। एक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या है ये? EBIT अपॉन इंटरेस्ट। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ अ कंपनी कवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। जो आप पे करते हो उसका कितना गुना कमा लेते हो, ये है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मेरा 10,000 रुपये फिक्स खर्चा है, तो अब आपको ये पूछना चाहिए सर फिर आप कमाते कितना हो? मैं बोलता हूँ मैं 40,000 कमाता हूँ, मतलब मेरा 4 टाइम्स क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। समझे? 4 गुना मेरी जो फिक्स ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट इज अ फिक्स ऑब्लिगेशन ना, यू कैन नॉट डिनाई। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि आप जितना पे करते हो, जो आपकी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, उसका कितना टाइम्स आप अर्न करते हो, दैट इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट कंडीशन अभी हमने पढ़ा था, हर चीज़ का एक्शन का रिएक्शन होगा।
स्टॉक मार्केट में आपके डिसीजन का क्या इंपैक्ट पड़ता है, वहां से भी आपको सोचना चाहिए कि आपके लिए डेट अच्छा है या इक्विटी अच्छा है। हो सकता है आपकी कंपनी में किसी को इंटरेस्ट नहीं, हो सकता है आपकी कंपनी की रेपुटेशन नहीं है, तो आपके पास कोई इन्वेस्टर नहीं आने वाला। हर कोई जोमेटो जैसा इन्वेस्टर नहीं मिलेगा आपको। जोमेटो में पैसा लगा दिया, IRCTC में लगा दिया, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, IPO पेटीएम में लगा दिया। तो लोग किसी किसी को मौका देते हैं, किसी किसी को मौका हो सकता है ना दें। अगर आप रेपुटेड कंपनी हो तो हो सकता है आपको मौका मिल जाए। हर न्यू कंपनी को इन्वेस्टर मौका नहीं देते, ठीक है। बस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक आता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या कहता है कि हर अपनी की एक कमिटमेंट्स है। डिवेंचर की अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। इक्विटी एलिमेंट्स है तो आपको इक्विटी एलिमेंट्स के रिगार्डिंग लॉ फुलफिल करने पड़ेंगे। जैसे डिविडेंड के लॉ हैं, यू हैव टू डिक्लेयर डिविडेंड। इफ यू हैव प्रपोज देन विद इन दिस डेज यू हैव टू पे। इफ डिवेंचर होल्डर कुड नॉट बी ट्रेस देन यू हैव टू डू दिस। इस तरीके से लॉ फॉलो करना पड़ता है। तो सिंपल 6 पॉइंट अगर एग्जाम में आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हम क्या लिख के आएंगे बताओ। What are the factor affecting capital structure? Stock market condition, cash flow positions, tax rate, flotation cost, risk, rate of investment, cost of debt और cost of equity. There are so many points हमने पढ़ ली. 6 points we have to mention.